नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस की क्लास संख्या 21। इससे पहले मैंने आपको 20 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको कुछ दिन तक रिकॉर्डेड क्लास ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। मतलब जो अन्य मृत जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं, उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं, उन प्राणी को क्या कहते हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। ए में दिया है इसने पैरासाइट, बी में दिया है आपका डिकम्पोजर, सी में दिया है आपका स्कैवेंजर और डी में दिया है आपका ओमनीवोर। तो देखिए जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम स्कैवेंजर। क्या कहते हैं उनको? हम स्कैवेंजर कहते हैं। जो आपके अन्य मृत जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनके सड़ने पर क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं, उन्हीं को वो क्या करते हैं, खाते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम मान लेते हैं गिद्ध। गिद्ध क्या होता है? अन्य मृत जंतुओं पर क्या रहता है, वो निर्भर रहता है, उन्हीं को वो खाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं गिद्ध। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं भाई? पैरासाइट होते हैं आपके जीवित जंतुओं पर निर्भर। किन पर? जीवित जंतुओं पर निर्भर। ये जीवित जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर मैं डिकम्पोजर की बात करूं, ये क्या रहते हैं? ये भी आपके मृत पदार्थों को किस में कन्वर्ट करते हैं? मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं ये? मृत पदार्थों को मिट्टी में बदलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओमनीवोर, अब ये जो ओमनीवोर होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके सर्वहारी होते हैं। मतलब ये आपके उनको खाते हैं, ये जीवों को भी खाते हैं और आपका ये लाइक आपके पेड़ पौधे उनको भी खाते हैं। ये सर्वहारी होते हैं। ये दोनों को खाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ पे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वनों के काटन के प्रमुख परिणाम है। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उनके क्या प्रमुख परिणाम हो सकते हैं? हमें यहाँ पर 3 परिणाम दिए हैं, 3 रिजल्ट दिए हैं और इनके हिसाब से फिर हमें क्या लगाना है, ऑप्शन लगाना है, कौन सा सही आंसर होगा। पहला जो हमें परिणाम दिया है, इसमें दिया है वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होता है। तो पेड़ काटने से जो आपके वन्य प्राणी होते हैं, जो आपके पक्षी होते हैं जो वन में रहते हैं, जो आपके जंतु होते हैं जो वन में रहते हैं, उनका जो प्राकृतिक आवास होता है उसका विनाश होता है, वो नष्ट होता है। तो बिल्कुल ठीक है, पहला जो यहाँ पर परिणाम दिया है, रिजल्ट दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे में दिया है कि जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, जो आपका वाटर साइकिल है उस पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तीसरा दिया है मृदा अपरदन, है ना। यहाँ पर क्या दिया है? तीसरा मृदा अपरदन दिया है और उसके बाद दिया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। ये यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए अगर हम पेड़ काटते हैं तो उससे क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है, आपकी जो मिट्टी होती है वो भी कटती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तीनों रिजल्ट हमारे क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ए में दिया है केवल 1, बिल्कुल गलत। बी में दिया है 1 और 2, ये भी गलत। सी में दिया है केवल 3, तो ये भी गलत। और डी में दिया है 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा भाई? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि किस ग्रह को एक चमकीला ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ए में दिया है शुक्र, बी में दिया है बुध, सी है आपका बृहस्पति और डी है आपका शनि। तो देखिए चमकीले ग्रह की अगर मैं बात करूं तो देखिए चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? चमकीला ग्रह कहा जाता है। और इसी ग्रह को क्या कहा जाता है? सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ वे
भोर का तारा, इसको कहा जाता है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये बात भी आपको इतना यहाँ पर क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। अब इसको पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं भाई? पृथ्वी की बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार और पृथ्वी का आकार लगभग बराबर है। अगर मैं बात करूं कि सबसे नज़दीक सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो सबसे नज़दीक आपका बुध ग्रह है। अगर मैं बात करूं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा बृहस्पति है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या रखनी है यहाँ पर, ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? हमें बताना है भाई, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस है, ये हमें बताना है अन्य गैस की तुलना में। ए में दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, बी में दिया है आपका नियोन, सी में दिया है आपका हाइड्रोजन और डी है आपका नाइट्रोजन। तो देखिए वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है भाई? आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, N2। कौन सी पाई जाती है? आपकी N2 पाई जाती है। N2 लगभग आपकी 78% पाई जाती है। कितनी मेरे भाई? 78% आपकी N2 पाई जाती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। O2 लगभग आपकी 21% पाई जाती है। कितनी परसेंट? 21% आपकी O2 पाई जाती है। अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 कितनी पाई जाती है, तो मेरे भाई CO2 पाई जाती है 0.04%। और जो आपके आर्गन पाई जाती हैं, ऑर्गन लगभग पाई जाती है आपकी 0.93% के करीब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है? भाई जो आपकी बागवानी फसल होती है, मतलब जो आपकी बाग में बोई जाती है, मतलब जैसे आपका मान लो चाय पत्ती हुआ, काजू हुआ, ठीक है, ये कैसी है आपकी? ये बागवानी फसल है। तो इन फसलों के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोग होता है? ए में दिया है यूरिया, बी है आपका सोडियम फॉस्फेट, सी है आपका DAP और डी में दिया है आपका वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए बागवानी फसलों के लिए जो आपका उर्वरक प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका वर्मी कंपोस्ट, जो कि आपका क्या है? एक प्राकृतिक उर्वरक है। ठीक है जी, ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहे हैं कि एलिफेंट द्वीप अवस्थित है, मतलब हमें बताना है जो एलिफेंट द्वीप है आपका कहाँ पर लोकेटेड है? अवस्थित मतलब लोकेटेड। ए है आपका गोवा तट, बी है मुंबई तट, सी है आपका गंगा डेल्टा और डी है आपका कच्छ तट। तो देखिए जो एलिफेंट द्वीप है आपका कहाँ पर है? ये आपका मुंबई तट पर है। कहाँ पर है? ये आपका मुंबई तट पर है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मुंबई बंदरगाह के पास है। और ये जो आपका है एलिफेंट द्वीप, ये किस लिए फेमस है? तो ये आपका एलिफेंट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में सम्मिलित है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका पशुधन है और पशुपालन है, ये आपका कौन सी सूची का विषय है? ये है आपका संवर्ती सूची, बी है आपका राज्य सूची, सी है संघ सूची और डी है आपका अवशिष्ट सूची। तो देखिए आपको ये पता होगा कि जो संवर्ती सूची है, जो राज्य सूची है और जो संघ सूची है, ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके 7वीं अनुसूची में आता है। किस में आता है? ये आपके 7वीं अनुसूची, सॉरी अनुसूची लिखना था। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूची है, उसमें से जो आपकी 7वीं अनुसूची है, ये आपकी जो केंद्र है और जो राज्य है उनके बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से ये संबंधित है।
तो हमें इसमें बताना है, इसके अंदर आपकी 3 सूची होती है 7वीं में। एक होती है आपकी राज्य सूची, एक होती है आपकी संघ सूची, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। जो आपकी राज्य सूची होती है इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जो संघ सूची होती है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो आपकी समवर्ती सूची है इस पर आपकी केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका पशुधन है और जो आपका पशुपालन है, ये आपका कौन सी सूची का विषय है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून कौन बना सकता है, केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है, तो वर्तमान में आपके 61 विषय है। कितने, 61 विषय, जिन पर केवल कानून कौन बना सकता है, आपकी राज्य सरकार बना सकती है। अगर मैं संघ सूची की बात करूं तो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं आपके, 100 विषय है। कितने विषय है मेरे भाई, 100 विषय है संघ सूची में। अगर मैं बात करूं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में वर्तमान में जो विषय है आपके 52 विषय है। कितने, 52 विषय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आपके विषय समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में नहीं आते हैं, उनको किस में डाला जाता है, उनको अवशिष्ट सूची में डाला जाता है। और अवशिष्ट सूची के जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, संसद का। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। हमें बताना है इनमें से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से, है ना। मैंने बताया था मीना का जलवा। आप इस वाक्य से सारी ग्रीन हाउस गैसेस को याद कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस वातावरण, मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो आपकी जो CO2 होती है यह आपकी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वातावरण में, जो कि आपकी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैसेज है। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, मतलब ये पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है। क्योंकि पृथ्वी से आने वाले, मतलब जो सूर्य से किरणें आती है पृथ्वी पर, ये उनको वापस जाने से क्या कर देती है, रोक लेती है, जिससे क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो इससे ज़्यादा जो आपकी एक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है H2O, जलवाष्प। लेकिन हमें यहाँ पर जलवाष्प ऑप्शन नहीं दिया है। सबसे अधिक क्या पाई जाती है, आपकी जलवाष्प पाई जाती है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस को। मीना का जलवा, मीना में मी से होगा आपका मीथेन CH4, ना से होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, का से होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवा से होगा आपका जलवाष्प आपका H2O, और आपको एक और याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, जो आपका उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है, एक्सप्रेस वे है, ये आपका किस शहर से नहीं गुजरता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो किससे नहीं गुजरता है, तो देखिए यहाँ दिया है फैजाबाद, बी में दिया है बस्ती, सी है आजमगढ़, और डी है आपका माऊ। तो देखिए किससे नहीं गुजरता है, आपका बस्ती से होकर नहीं गुजरता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो ये 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने, 9 जिलों से। आइए देखते हैं वो 9 जिले कौन से हैं। पहला हम लखनऊ, दूसरा दूसरा है आपका बाराबंकी, तीसरा है आपका अमेठी, चौथा है आपका सुल्तानपुर, पांचवा है आपका फैजाबाद, छठा है आपका अंबेडकर नगर,
सातवां है आपका यहाँ पर आजमगढ़, और आठवां है आपका माऊ, और नौवां है आपका यहाँ पर गाजीपुर। ये क्या करता है, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये किसको जोड़ता है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मतलब कौन सी गैस आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस करती है, ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है। ए में दिया है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है मीथेन, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए जो आपका भूमंडलीय तापमान को बढ़ाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है सबसे अधिक, वो कौन सी गैस है, वो है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका CO2। ठीक है, ये क्या करती है, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। हमें बताना है इनमें से कौन सा आपका अलग है। ठीक है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। ए में दिया है सौर ऊर्जा, बी में दिया है पवन ऊर्जा, सी है आपका ज्वारीय ऊर्जा, और डी है आपका प्राकृतिक गैस। तो देखिए जो हमें ए ऑप्शन में दिया है सौर ऊर्जा, बी में दिया है पवन ऊर्जा, और डी में दिया है आपका ज्वारीय ऊर्जा, ये तीनों क्या है आपके, ये रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब आपके नवीकरणीय सोर्स है। ये आपके रिन्यूएबल सोर्स है। ऊर्जा के क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है। लेकिन जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है, ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अनवीकरणीय बोलता है हिंदी में इनको। ठीक है, ये क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल है, और ये आपका रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये दोबारा से बन जाता है, पुनः बन जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उनको हम रिन्यूएबल बोलते हैं। लेकिन जो आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल डीजल है ना, जैसे नेचुरल गैस है, ये क्या है, ये आपकी नॉन रिन्यूएबल होती है। क्यों नॉन रिन्यूएबल होती है, क्योंकि हम इनको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर हमने इनको ख़त्म कर दिया है तो ये दोबारा नहीं बनती है पुनः। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताइए भाई। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन से स्टेट में है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है आपका महाराष्ट्र, सी है गुजरात, और डी है आपका मध्य प्रदेश। तो देखिए जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह है बाघ परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। चार ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है 16, बी में दिया है 31, सी में दिया है 40, और डी में दिया है 80। तो देखिए बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो कितनी है आपकी, 31 है, 31 है। कितनी है भाई, 31 है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें हैं इसमें 80। कितनी है भाई लोकसभा सीटें, 80 है। अगर मैं बात करूँ विधानसभा, तो विधानसभा जो सीटें हैं आपकी सबसे ज़्यादा है, 403। कितनी है, 403। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विधान परिषद, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं विधान परिषद की। ठीक है, ये आपको पॉइंट तीनों चारों ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, बताइए भाई। प्लस पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पोलियो का उपचार, बी में दिया है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी है आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए प्लस
पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है आपका पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब पोलियो को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका प्लस पोलियो कार्यक्रम है इसको कब शुरू किया गया था, इसकी कब शुरुआत हुई थी, तो इसको शुरू किया गया था 1995 में। कब स्टार्ट किया गया था इसको शुरू, 1995 में, ठीक है। ये बात आपको क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मगरमच्छ के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। बताइए भाई, मगरमच्छ का जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी है आपका 4। तो देखिए मगरमच्छ का जो हार्ट होता है उसमें आपके कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 अलिंद होते हैं, सॉरी 2 अलिंद 2 नीले, ठीक है। लेकिन जो मगरमच्छ है ये क्या आता है आपका सरीसृप में आता है, रेप्टाइल संघ में आता है। और रेप्टाइल जो संघ होता है, जो सरीसृप संघ होता है भाई, उसमें आपके जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें कितने, मतलब उनका जो हार्ट होता है उसमें आपके कितने चैम्बर पाए जाते हैं, बेसिकली 3 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन जो मगरमच्छ है ये क्या है, इसका अपवाद है। ये किस में आता है, सरीसृप में आता है। ये सरीसृप संघ में आता है, लेकिन क्या है, यह है इसका अपवाद है। अब अपवाद क्यों है, क्योंकि जो आपका सरीसृप संघ है, जो रेप्टाइल आपका संघ है, इसमें आपके जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें कितने, मतलब उनका जो हार्ट होता है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। अब इन 3 में दो अलिंद होते हैं और आपका 1 नीले होता है, ठीक है भाई। ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो मगरमच्छ क्या है, इसका एक अपवाद है। अगर मैं बात करूँ पक्षियों में, तो पक्षियों में भी आपके कितने वो हार्ट पाए जाते हैं, तो पक्षियों में भी आपके 4, मतलब जो हार्ट होता है उसके 4 कक्ष पाए जाते हैं पक्षियों में। ये बात भी आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2 कक्ष किस में पाए जाते हैं, तो 2 कक्ष पाए जाते हैं आपके मछली वर्ग में, किसमें, मत्स्य वर्ग में। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है। भाई जब मनुष्य सांस लेता है तो उस समय वो कौन सी गैस को ग्रहण करता है। काफ़ी आसान सवाल है, सभी बच्चों को पता होगा। ए में दिया है O2, बी में है H2, सी में N2 और डी में दिया है आपका CO2। तो देखिए जब मनुष्य सांस लेता है तो वो कौन सी गैस को ग्रहण करता है, O2, ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है, और CO2 को क्या करता है, वो छोड़ता है। आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बीटी कपास है। बताइए भाई जो बीटी कपास है ये क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है एक संकर पौधा, बी में दिया है एक ट्रांसजेनिक पौधा, सी में दिया है एक प्राकृतिक पौधा और डी में दिया है एक औषधि पौधा। तो देखिए जो आपका बीटी कपास है ये आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है आपका, ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वायु की आर्द्रता डैश से नापी जाती है। बताइए भाई वायु की जो आर्द्रता होती है वो किससे नापी जाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है आपका हाइग्रोमीटर, बी में दिया है नैनोमीटर, सी में दिया है आपका ग्लूकोमीटर और डी है आपका बैरोमीटर। तो देखिए वायु की जो आर्द्रता मेजर की जाती है वो किससे मेजर की जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नैनोमीटर, नैनोमीटर से क्या मेजर की जाती है, आपकी सूक्ष्म लंबाई मेजर की जाती है। क्या मेजर की जाती है, आपकी लंबाई, ठीक है भाई। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं जो आपका ग्लूकोमीटर है, इससे क्या मेजर किया जाता है, तो रक्त में जो शर्करा होती है उसको मापा जाता है, ठीक है।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, बैरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मेजर करते हैं। इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायत का कार्य है। बताओ भाई इनमें से ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? चार ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है आपका जल संशोधन का रख रखाव, बी में दिया है स्कूल का निर्माण, सी में दिया है बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, और डी है आपका इनमें से सभी। तो देखिए ग्राम पंचायत के सारे कार्य है कि जल संसाधनों का रख रखाव करना ये भी है, स्कूल का निर्माण कराना ये भी है, और जो बीपीएल के लाभार्थी हैं उनकी सूची तैयार करना ये भी है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहे कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमें बताना है इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है, मतलब सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है। ए में दिया है आपका ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है आपका अथर्ववेद। तो देखिए सबसे प्राचीनतम जो वेद है आपका वो कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद, और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद कितना पुराना है? लगभग आपका 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व पुराना है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहे कि वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? मतलब अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं हम कि वर्तमान में अभी कौन सी लोकसभा कार्यरत है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है आपको यहाँ पर 16वीं लोकसभा, बी में दिया है 17वीं लोकसभा, डी में दिया है 18वीं लोकसभा और डी में दिया है आपका 19वीं लोकसभा। तो देखिए अभी वर्तमान में जो आपकी लोकसभा चल रही है वो कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा चल रही है, और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी 18वीं लोकसभा स्टार्ट हुई है ये आपकी 2024 से स्टार्ट हुई है, और ये कब तक खत्म होगी? 2029 तक ये आपकी क्या होगी? समाप्त होगी। अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो अभी लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? आपके ओम बिरला है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला। पूछ लेता है तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल का दूसरा स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। बताओ भाई वायुमंडल का वो कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? मैं आपको बता चुका हूँ कि वायुमंडल की आपकी 5 लेयर होती है। इनके बारे में मैं आपको कितनी क्लास में बता चुका हूँ, आज की क्लास में नहीं बताऊँगा इनके बारे में डिटेल में। तो हमें बताना है वायुमंडल का जो दूसरा स्तर है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका मध्य मंडल, बी है आपका शोभ मंडल, सी है समताप मंडल और डी है आपका आयन मंडल। तो देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक आपका कौन सा होता है? शोभ मंडल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? दूसरा। अगर ये कहता है कि वायुमंडल का पहला स्तर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो फिर हो जाता है आपका यहाँ पर कौन सा? शोभ मंडल। पहला तो ये हो जाता है, लेकिन इससे ऊपर कौन है? आपका समताप मंडल, जो कि आपका वायुमंडल का दूसरा स्तर है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समताप मंडल में भी आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पर आपकी कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, जो प्लेन विलेन होते हैं आपके वो भी यहीं पर उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बताओ भाई यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी एक क्वेश्चन में बता के आया हूँ मैं आपको। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 31, बी में दिया है 40, सी में 80 और डी में आपका 100। तो देखिए लोकसभा की बात कर रहा है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यूपी की 80 सीटें हैं, और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सभी राज्यों से अधिक है। समझ रहे हो? 31 जो है सीटें वो कौन सी है? आपकी राज्यसभा। यूपी की जो राज्यसभा में सीटें हैं वो कितनी है? 31 है। 100 जो सीटें हैं वो आपकी विधान परिषद सीटें हैं। यूपी में विधान परिषद सीटें कितनी हैं? आपकी 100 है। अगर मैं विधानसभा की बात करूं, विधानसभा सीटें सबसे अधिक किस में है? यूपी में ही है, आपकी 403। ठीक है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहे कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए भाई वन्य प्राणी सप्ताह जो होता है वो आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर
नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी है आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और डी है आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए वन्य प्राणी जो सप्ताह होता है वो प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, या आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर से आपका 8 अक्टूबर के बीच में। इतनी बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जो आपका वन्य प्राणी जो सप्ताह है इसकी शुरुआत जो हुई है, कब से शुरुआत हुई है, शुरुआत 1957 से हुई है। और इसका जो उद्देश्य है भाई, उद्देश्य क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहे हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर बहती है। भाई जो आपकी ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं हैं, जिससे क्या होता है गर्मियों में वर्षा होती है और ये आपके भारत में कब प्रवेश करती है, तो ये जून में आती है। सबसे पहले कहाँ पर आती है, आपकी केरल में आती है। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में पहले आती है, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में आपकी केरल पर आती है सबसे पहले। ठीक है, कहाँ आती है, आपकी केरल में आती है मानसून। तो हमें बताना है वो जो है आपकी ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं ये किस दिशा की ओर चलती है, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम से पश्चिम पूर्व, बी में दिया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी है आपका दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, दोनों में सेम ही दे दिया है, और डी में दिया है आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर आपका 25 का क्या आंसर यहाँ पर होगा। तो देखिए जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं होती है वो किस दिशा की ओर चलती है, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम से लेके ये आपकी उत्तर पूर्व की ओर चलती है। किधर से चलती है, आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आपकी कब चलती है, ये जून में चलती है। कब? जून के महीने में आती है। ये सबसे पहले आपकी 1 जून के करीब ये आपकी केरल में आती है। इनके लौटने का जो समय होता है भाई, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये जो आपकी ग्रीष्मकालीन जो मानसूनी हवाएं होती है, जब ये वापस लौटती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी हम इनको बोलते हैं। और ये आपकी वापस कब लौटती है, ये आपकी अक्टूबर नवंबर में लौटती है। कब? अक्टूबर से नवंबर के महीने में लौटती है। और ये जो बारिश करती है कहाँ पर करती है, ये तमिलनाडु में बारिश करती है। कहाँ पर? तमिलनाडु में करती है ये बारिश। तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो सर्दियों में होती है, इसलिए आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश वे तमिलनाडु में क्या करती है, ये वर्षा करती है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक पंचायती राज का स्तर नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायत, बी है आपका नगर पंचायत, सी है जिला परिषद और डी है आपका पंचायत समिति। तो देखिए जो आपका पंचायती राज का हिस्सा नहीं है, इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो देखिए जो नगर पंचायत है ये आपका पंचायत राज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये आपका नगर पालिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये आपका नगर पालिका, ये नगर पालिका का अंग है। ठीक है, जो पंचायत राज का हिस्सा है ग्राम पंचायत है, जो आपका ग्राम स्तर पर होता है। उसके बाद जिला परिषद जो आपका किस पर होता है, जिला स्तर पर होता है। आप सभी को पता होगा जो आपका पंचायती राज है, जो पंचायत है वो आपका 3 स्तर पर होता है। आपका ग्राम स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है और आपका जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर आपका जिला परिषद होता है, ग्राम स्तर पर आपका ग्राम पंचायत होता है और जो ब्लॉक स्तर पर होता है आपका पंचायत समिति होता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भारतीय संविधान मतलब वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, मतलब एनसीआर का दर्जा दिया गया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 69वें संशोधन अधिनियम, बी है 76वें संशोधन अधिनियम, सी में दिया है 74वें संशोधन अधिनियम और डी में दिया है आपका 43वें संशोधन अधिनियम। तो देखिए दिल्ली को जो एनसीआर का जो दर्जा दिया गया था वो कौन से संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ये दर्जा दिया गया था, जो कि आपका कब हुआ था? 1991 में आपका हुआ था। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आपका 76वां संविधान संशोधन है ये आपका तमिलनाडु आरक्षण कानून से संबंधित है। ठीक है, जो आपका 76वां संशोधन अधिनियम है आपका, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु आरक्षण कानून से संबंधित है, जो कि कब हुआ था? आपका 1994 में हुआ था ये। ठीक है भाई, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, ये आपका कब हुआ था? ये आपका 1992 में हुआ था। 73वां और 74वां, जो 74वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा जो आपका नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि जो 43वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका आपातकाल के प्रभावों को हटाने से संबंधित है, जो कि आपका कब हुआ था? 1977 में हुआ था। सॉरी एक मिनट, हाँ, ये कब हुआ था? आपका 1977 में हुआ था। और ये आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आपातकाल आपातकाल के प्रभावों को हटाने। ठीक है भाई, ध्यान रखना है इतना। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है? हमें बताना है भाई आर्टिकल 361 के तहत कौन न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है राज्यपाल, सी है आपका उपराज्यपाल। तो हमें बताना है इन तीन में से ए बी सी जो हमें यहाँ पर दिया है इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन आपका आर्टिकल 361 के अनुसार न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 361 के तहत जो न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होता है वो आपका राष्ट्रपति नहीं होता है और राज्यपाल नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर ए और बी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सी यहाँ पर गलत है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ सही होगा। ए में दिया है ए, ये तो गलत हो जाएगा। बी में दिया है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? हमें बताना है भाई भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक सीटें कौन से राज्य की है लोकसभा और राज्यसभा में? चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी में दिया है आपका मध्य प्रदेश, सी में दिया है महाराष्ट्र और डी में दिया है आपका आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में इसकी कितनी है? 31 सीटें हैं, जो कि मैं आपको दो क्वेश्चन में पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है। हमें बताना है भाई जो अस्पृश्यता का जो अंत है उसका संबंध किससे है? इनमें से कौन सा आर्टिकल में उसका प्रावधान दिया है? चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 16 से,
बी है अनुच्छेद 17 से, सी है अनुच्छेद 18 से और डी है आपका अनुच्छेद 19 से। तो देखिए जो अस्पृश्यता का अंत है ये हमारा फंडामेंटल राइट में आता है बेसिकली, और ये इसका जो प्रावधान दिया है कौन सा आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान दिया गया है। और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 16, जो आपका अनुच्छेद 16 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका रोजगार में अवसर की समानता से संबंधित है। रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आर्टिकल 18 है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। उपाधियों का अंत, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19, तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। सॉरी, प्रेस की स्वतंत्रता लिखना था। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आपके सारे के सारे किस में आते हैं, ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना,